Are you ready? गवर्नमेंट के पास डिसिप्लिन है, वो यूज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के जो नीचे लोग हैं वो लोग डिसिप्लिन से यूज नहीं कर रहे। एक एथलीट है, उसके अंदर डिसिप्लिन है, तो उसको जब सिलेक्ट करना होता है तब उनके सामने डिमांड आ जाती है कि आप इतना पे कीजिए या ऐसे कीजिए। आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में सिलेक्शन में करप्शन है, तो क्या सरकार को पता नहीं चलता कि करप्शन है यहाँ पर? कि आज अगर मैं किसी सिलेक्टर का नाम ले लेता हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। फिर 12 साल दे दिए तो कम से कम मेरे जुबान पे 1200 सिलेक्टर्स के नाम है जिन्होंने मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे या मेरे प्लेयरों से या मुझसे लिया पैसा लिया आप? बिल्कुल। ताइक्वांडो, उनकी इंडिया टीम जाती है बाहर तो वो प्लेयर से पैसा लेते हैं, जबकि आपके पास। आप ये बताइए कि कैसे मांगा जाता है पैसा, किस तरह से आदमी कैश लेता है, क्या करता है? मेरा ये गवर्नमेंट को ये कहना है कि आप उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाइए जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में हो। कोई डॉक्टर है, मैं उसको बना दूं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा। उसको तो बस ये है कि बस कैसे भी करके मेरे पास जितना मैंने लगाया उससे 2-3 गुना मेरे को मिल जाए। जितना चाइना या चीन जितना वर्क करती है अपने प्लेयर्स पे, हम उसका अगर 50% भी कर लें तो हम हर ओलंपिक्स में 50+ मेडल देते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्लेयर्स मेडल लाने के बाद ठेली पे सब्जियां बेच रहे हैं। आज हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं एथलीट्स के लिए, द नेम इज खेलोग्राम। हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, वो भी हम सबसे अलग कर रहे हैं। सुरक्षित है गुलाब, तुम टहनियां संभालो, लड़की तो बहुत बचा लिए देश वालों, कुछ लड़के भी बचा लो। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। आज पॉडकास्ट वाला पर पहली बार बात स्पोर्ट्स की होगी, खेलों की, क्योंकि एक जमाना था जब खेलों को लोग ये मानते थे, माँ बाप या पेरेंट्स, कि बच्चा अगर खेलेगा तो बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में चीजें बदली हैं, सोसाइटी का नजरिया बदला है, गवर्नमेंट का नजरिया बदला है, और अब खेल भी उसी तरह करियर के तौर पर अडॉप्ट किए जा रहे हैं जैसे पढ़ाई होती थी। तो बच्चे अब जो अच्छा खेल रहे हैं वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो खेलता है, जो खिलाड़ी होता है, वो अपनी हेल्थ पर तो काम करता ही है और देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है। तो आज जो हम बात करेंगे, जो हमारे मेहमान हैं, वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, काउंटी पिस्टल शूटर हैं शिवम ठाकुर। बहुत स्वागत है आपका शिवम। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बता दूं कि शिवम काउंटी पिस्टल शूटर हैं। काउंटी जो होती है, जैसे इंडियन टीम काम करती है, खेलती है, जो शूटिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं, उसी तरह काउंटी का भी एक पैरेलली चलने वाला सिस्टम है और वो हर चैंपियनशिप खेलते हैं, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। शिवम खुद 19 मेडल, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 7 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं 10 मीटर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में। तो आज हम बात करेंगे इस स्पोर्ट्स पर और बाकी सारी चीजों पर। जो बच्चे खेल में आना चाहते हैं, इसमें शूटिंग करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्कोप है, इस सब पर बात होगी। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला ये सवाल है, क्योंकि शूटिंग मैं मानता हूं कि बहुत फोकस्ड गेम होता है, उसमें आप 1 सेकंड का भी इधर उधर आप फ्रिक्शन में, तो आप इधर उधर हो सकते हैं, आप निशाना चूक सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप शूट करते हैं, आप किसी बड़े मुकाबले में होते हैं, तो जब आपका फाइनल राउंड होता है, आपको दिख रहा है कि मेडल है इसके बाद, तो जब आप शूट करने वाले होते हो तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या होता है? पहली चीज कि मेरा खेलने का तरीका ये है कि मैं कभी मेडल के लिए नहीं खेलता। हाँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मेडल के लिए खेलूंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा वो मेडल ही चलेगा कि मुझे गोल्ड के लिए खेलना है, सिल्वर के लिए खेलना है, या मेरे दिमाग में ये चलेगा कि यहाँ पे मेडल आएगा तो इसके बाद मैं किसी अदर चैंपियनशिप में मुझे खेलने का मौका मिलेगा। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि जब तक
मेरा मैच खत्म नहीं होता। मैं पहली चीज तो मैं अपना कभी स्कोर भी नहीं देखता खेलने अच्छा। वक्त। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना स्कोर देखूंगा तो मेरे को पता रहेगा कि बस मेरे को 10 और चाहिए, 15 और चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरा ये रीजन है। तो प्रैक्टिस के टाइम भी मैं पूरा अपना डेडिकेशन देता हूँ, शुरू से लेके एंड तक मैं अपना फोकस रहता हूँ कि जो शॉट मैंने पहले मारा था वो शॉट मुझे लास्ट वाला भी मारना है। ये सोच के मैं अपना गेम स्टार्ट करता हूँ और यही सोच के मैं अपना गेम एंड भी करता हूँ। नहीं, मेडल मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेडल एक मोटिवेशन होता है किसी इंसान के लिए। मैं उसको पैसे और बाकी चीजों में नहीं तोलना, लेकिन एक मोटिवेशन होता है कि हाँ ये मेरा टारगेट है लाइफ का। तो जब उंगली दबने वाली होती है उस समय तो प्रेशर आता होगा ना कहीं से कि यार अब पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएगा। मेडल का तो खैर प्रेशर नहीं रहता। प्रेशर ये बोल सकते हैं कि जो लोग पीछे बैठे रहते हैं वो भी उनका ज्यादा थोड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि कौन कैसा कमेंट कर रहा है वो आप फोकस सामने है, लेकिन कान तो आपके एक्टिव है ना। आप कितना भी इग्नोर करेंगे लेकिन फिर भी सुनाई तो देगा। तो उनका ज्यादा टेंशन रहता है कि वो कुछ गलत ना बोले, क्योंकि वो कुछ ऐसे वर्ड्स समटाइम ऐसे वर्ड्स होते हैं कि आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं चैंपियनशिप करने, तो वहां पे इंडिया से रिलेटेड भी लोग बहुत सी चीजें बोल देते हैं। अच्छा। तो वो चीजें मतलब दिमाग में फिट हो जाती है। मतलब ट्रोल करते हैं। हाँ, ट्रोल तो देखिए, ट्रोल तो हर स्पोर्ट्स में है। क्रिकेट ले लीजिए, हर स्पोर्ट्स में ट्रोल है। तो वो ज्यादा टेंशन रहती है। टेंशन मेडल की नहीं है, क्योंकि अब मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस करी आई नो कि मेरा मेडल आएगा, बट बाय श्योर मैं कभी ये सोच के नहीं जाता कि मेरे को मेडल लेकर आना। मैं यही सोच के जाता हूँ कि मुझे बेस्ट देना है अपना, और जब जब मैंने अपना बेस्ट दिया तब तक मेरे मेडल्स आए। तो आपने कहा कि जैसे मैं बाहर जाता हूँ किसी देश में, तो वहां कुछ उस देश के नेशनलिटी के लोग रहते हैं, वो होटिंग करते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा कोई, अगर गाली गलौज की बात नहीं कर रहा मैं, क्या कहते हैं? इंडिया को लेकर के एक अलग छवि बनी हुई है दुनिया में स्पोर्ट्स को लेकर के। तो क्या बोलते हैं लोग? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं दुबई चैंपियनशिप में गया था। तो वहां पे मैच के दौरान वहां पे क्या है कि वहां पे पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा हैं, बांग्लादेश के बहुत ज्यादा हैं। हाँ। तो एक तो हमारी पाकिस्तान से बनती नहीं है, ठीक है। तो वही कि ये क्या कर लेगा, कभी तो मेडल देखे नहीं है। अच्छा। अब कहाँ से मेडल आ जाएंगे, मतलब कि इंडिया से कि पहले ही हारे हुए हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कर दो। ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं सामने। मतलब आपको एक तरह से डिस्करेज करते हैं लोग। हाँ, डिस्करेज करना, कि उनको पता है कि ये अगर वहां से फोकस हट के इसका हमारी तरफ आ जाएगा, तो ऑलरेडी ये लूज हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आदमी। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि जैसे आप बड़ी बड़ी चैंपियनशिप, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली और बाकी एशिया में खेली, बहुत सारी चीजें खेली। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप फाइनल राउंड में हो, आपको आखिरी निशाना लगाना है और आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आपकी पिस्टल ने धोखा दे दिया हो? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मनु के साथ हुआ ये। मनु के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ। तो मतलब कि एक एथलीट, अब उसको पता है कि वो एक स्टेप पीछे है मेडल के, और उस समय ठीक है उसका स्कोर खराब हो गया, वो उसके ऊपर था। स्कोर सही होना ना होना वो उसके ऊपर था। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, अभी पेरिस ओलंपिक में जैसे रेसलिंग में हुआ, 100 ग्राम वेट पे मेडल चला गया, तो ये एक एथलीट को मतलब एक मेंटली टॉर्चर, वो खुद से बहुत टॉर्चर हो जाता है कि यार मैं अपना बेस्ट दे रहा था अभी तक। फिर वो शायद ये सोचने लग जाता है शायद भगवान का नहीं सोचना था। तो ये भगवान का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। टेक्निकली आपकी चीजें खराब हुई हैं, तो वो चीजें तो बहुत गिल्ट करती हैं एक एथलीट को बहुत। मतलब वो ठीक है किसी को नहीं भी बोल पाता, लेकिन एज एन एथलीट मुझे पता है कि क्या फील होता है कि टेक्निकली कोई चीजें खराब हुई। तो ये इससे आप, मुझे लगता है काफी समय लगता होगा इस चीज को उभरने में। अगर कभी आप ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपकी हाथ आई हुई चीज सिर्फ दूसरी गलती की वजह से निकल जाए, तो काफी टाइम लगता हो। कैसे रिकवर करते हैं? काफी टाइम। फिर से मैं अगेन जैसे मनु का एग्जांपल देता हूँ। मनु टोक्यो के बाद उन्होंने ये सोचा था कि हम छोड़ देंगे, शूटिंग को छोड़ देंगे। इतना टूट जाता है इंसान। हाँ, मतलब फिर उन्होंने रिकवर किया, पेरिस में उनका मेडल आया। तो ये मतलब ये एक एथलीट ही कर सकता है, और ये एथलीट कर नहीं सकता। बैक करना जिसे कहते हैं। क्योंकि अगर मेरा स्टार्टिंग से मेरा सब कुछ स्पोर्ट्स के लिए, मोटो, विजन, एम सब कुछ स्पोर्ट्स के लिए है। और मेरी स्टोरी भी आगे आपको पता चलेगी कि मेरा स्टार्टिंग से एंड तक स्पोर्ट्स से रिलेशन रहा। स्पोर्ट्स की वजह से ही मैं सारी चीजें कर रहा। आज भी अगर मेरे को जान रहे हैं तो स्पोर्ट्स की वजह से जान रहे हैं। बिल्कुल। और बाय नेम नहीं जानते, तो स्पोर्ट्स में मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब जो मैंने इंट्रो में कहा कि आज स्पोर्ट्स एक अच्छे करियर के तौर पे लोगों को हो सकता है,
पहले जो एक कहावत होती थी, शायद आपने सुनी होगी, हमारे तो यूपी में कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये बड़ा बचपन हम लोगों ने बहुत सुना है, और शायद इसकी वजह ये रही कभी और ऑप्शन नहीं रहे खेलने के लिए। लेकिन आज मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन है स्पोर्ट्स के जिसमें आप कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां पर यह सवाल खड़ा होता है शिवम जी कि अगर हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारी 150 करोड़ की इस देश में, लेकिन जब मैं मेडल देखता हूं ना ओलंपिक्स की या किसी और की, तो बड़ी शर्म आती है मुझे क्या, हर भारतवासी को शर्म आती होगी कि 150 करोड़ आबादी लेकर के 150 करोड़ में से मैं अगर हटा भी दूं जो बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबसे यंग लोगों का देश है हमारा, तो कम से कम कुछ नहीं तो 60-70 करोड़ लोग तो होंगे ऐसे जो यंग हैं। उसके बाद भी हमारा जो मेडल टैली है उसमें नाम नहीं आता है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी लेकर के, इतने रिसोर्सेस का दावा करके हम अच्छे शूटर या कोई भी खिलाड़ी तैयार नहीं कर पाते? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। हम एक जिम के मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन हम जिम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से एथलीट, आप किसी भी एथलीट का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो या तो उसने उस बचपन से उस स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा है, या तो वो एक मिडल ऑफ एज में आके उसको कहीं से गाइडेंस मिली तो उसने उस स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा। तो दरअसल स्पोर्ट्स में इंडिया में क्या है कि अगर अभी जैसे सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया स्पोर्ट्स का, एक पीरियड मैंडेटरी कर दिया, हमारे टाइम में तो वो भी नहीं था। मैं तो अभी इतना एजेड नहीं हूँ, लेकिन आज से अगर मैं 10 साल पुरानी बात करता हूँ तो हमारे टाइम में तो हफ्ते में एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता था। हमारे में भी फिजिकल एजुकेशन के नाम पे था, एक होता था आगे खेल करके। और दूसरी चीज उसके बाद कि पहले ये स्पोर्ट्स का एम्पायर बड़ी बड़ी अकेडमीज, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम पे अकेडमी चलती थी, तो उस अकॉर्डिंग उनकी फीस भी होती थी। बच्चे वो भी एफर्ट्स नहीं कर सकते। मेरे टाइम में मैंने क्रिकेट की फीस 2000 दी, और आज वो क्रिकेट की फीस ऑलमोस्ट 6000-7000 जा रही है। तो एक मिडिल क्लास का फैमिली का लड़का आई थिंक 6000 पे अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा रीजन ये गवर्नमेंट एनरोल कर रही है कि हम सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, नो डाउट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ ऑन पेपर दे रही है। अच्छा। अगर हम ऑन ग्राउंड की बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ग्राउंड्स बना दिए। सबसे बड़ी चीज के स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा वर्ड है डिसिप्लिन। गवर्नमेंट के पास डिसिप्लिन है, वो यूज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के जो नीचे लोग हैं वो लोग डिसिप्लिन से यूज नहीं कर रहे। एक एथलीट है, उसके अंदर डिसिप्लिन है, तो उसको जब सिलेक्ट करना होता है तब उनके सामने डिमांड आ जाती है कि आप इतना पे कीजिए या ऐसे कीजिए या वैसे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छा खिलाड़ी भी है, हाँ, उसको अगर खेलना है तो वो फाइनेंशियली फेस कर रहा है, हाँ, उसको पैसे देने पड़ेंगे, कैश या काइंड, हाँ, उसको सिलेक्टर्स को देना पड़ता है। बिल्कुल। और नहीं देगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल। और आज भी हो रहा है? आज भी हो रहा है। तो फिर कैसे अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे? खिलाड़ी तो अच्छे सारे ही हैं। अभी भी अगर आप एथलेटिक्स में देखें, साउथ इंडिया में चले जाए, एक से एक अच्छा खिलाड़ी है। अभी हाल फिलहाल में एक लड़की है, उन्होंने सामने इंस्टा पे सामने आके वीडियो बना के डाली कि मुझे स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, मेरे पास ढंग के जूते नहीं है खेलने के लिए, और उस बेचारी ने एशियन में मेडल दिया है। अच्छा। ऐसे प्लेयर्स हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्लेयर्स मेडल लाने के बाद ठेली पे सब्जियां बेच रहे हैं। पंजाब की स्टोरी है। तो बहुत ऐसी स्टोरीज हैं। तो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट आवर प्लेयर्स। सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उन प्लेयर्स को। आप हमें कभी नहीं जानते, आप हमें पिछले 10 साल से नहीं जान रहे, लेकिन आज मैं अगर ओलंपिक्स में मेडल ला दूंगा, सब ये कह देंगे कि अरे इसको तो मैंने खिलाया, ये मेरा जान का है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, सब रिश्तेदार बना देते हैं। हाँ, ये होता है, सोसाइटी का रूल है। आप पहले क्यों नहीं हमें देख रहे? जब हमें जरूरत थी तब तो आप हमारे साथ नहीं थे, लेकिन आज हमें आपकी जरूरत नहीं, आज आप हमारे रिश्तेदार बन गए। हाँ। तो शायद ये एक बहुत बड़ा डी फैक्टर है हमारे इंडिया में कि स्पोर्ट्स को, मतलब आज भी लोग उसी नजरिए से ही देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स इज इक्वल टू टाइम पास। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आज जो स्पोर्ट्स में है वो शायद एजुकेशन में भी नहीं है। अच्छा। आप एमबीबीएस कर लीजिए, आप अपने 10 साल वेस्ट करेंगे। 17 साल में तैयार होता है डॉक्टर। 17 साल में, हाँ, अच्छा डॉक्टर, ठीक है, 17 साल में तैयार होता है। मैं कह रहा हूँ 17 साल आप स्पोर्ट्स को दे दीजिए, किसी एक स्पोर्ट्स को, आपको लोग 70 साल तक याद रखेंगे। 17 साल में आप
कम से कम नहीं ज्यादा तो 17 मेडल इंडिया के लिए लाके दे देंगे। अच्छा, अगर आप 100% अपना देते हैं तो, ईमानदारी से उस चीज को करते हैं तो। और आप उसके बाद आप फाइनेंशियली साउंड भी हो जाएंगे, लोग भी फाइनेंशियल जानेंगे। ग्रो, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, हर फील्ड में आपका नाम। और आज के टाइम पे मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले मेरे को कोई नहीं जानता था। पहले तो अगर मैं किसी के पास जाता भी था, पहली चीज तो मैं कभी किसी के सामने मैंने हाथ फैलाया नहीं, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग करना चाहता था, सबसे अलग करना चाहता था। आज भी मैं जो चीजें भी कर रहा हूँ मैं सबसे अलग कर रहा हूँ। लोग सोच रहे हैं लेकिन मैं वो चीजें कर रहा हूँ। और आज आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जो सोचा है मैं आने वाले 5 सालों में 10 सालों में कर दूंगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर दूंगा। और मैं रहूं इस देश में या इस पृथ्वी पे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं ऐसी चीजें अपने देश के लिए जरूर करके जा रहा हूं कि 70 से 100 साल तक लोग मुझे याद जरूर करेंगे। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक आप इन्फ्लुएंसर देख लीजिए, बिग बॉस के विनर्स को देख लीजिए, वो एक ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उनके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ चली जाती है। बिल्कुल आती है, ठीक है। और एक मेडलिस्ट एक मेडल जीत के आ जाता है, आप एयरपोर्ट चले जाइए, ज्यादा से ज्यादा उनके फैमिली उनके रिश्तेदार, इससे ज्यादा कोई नहीं। लेकिन अगर आप इसी को 10 साल के बाद बात करते हैं तो बिग बॉस का विनर कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि हर साल नए नए आएंगे विनर्स आए। लेकिन वो जो एथलीट था 10 साल तक उसने अपना पोजीशन बना के रखा एशियन गेम्स में, उसका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये डिफरेंस है एक एथलीट में और एक सेलिब्रिटी में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप वो चीजें करिए जिससे आपको लोग याद रखें। ये आज के टाइम पे आपने बहुत सी चीजें, बहुत सा एनवायरनमेंट बदल चुका है, बहुत से लोग बदल चुके हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूं तो स्पोर्ट्स को ही मैं प्रमोट करूंगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही बात करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक एवरग्रीन चीज है। इसको कोई नहीं बदल सकता और ना ही कभी ये बदलेगा। ये एक टाइम को बिग बॉस बंद हो जाएगा लेकिन स्पोर्ट्स नहीं होगा बंद, इतना मेरे को पता है। नहीं, मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। जो आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस पर बात करेंगे हम लोग आगे। लेकिन यहाँ जो बात हमने अभी की उसमें एक बड़ा जो मुझे समझ में आई चीज, लैक, आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में सिलेक्शन में करप्शन है। सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए, 2014 के बाद कंडीशंस बदली भी हैं, फंड्स भी आए हैं, फैसिलिटीज भी आई हैं, लेकिन करप्शन है, ये आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या सरकार को पता नहीं चलता कि करप्शन है यहाँ पर? देखिए, और क्या करना चाहिए हमें? सरकार को अब देखिए इनबिल्ट तो स्टोरीज मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं कभी उस लेवल के किसी व्यक्ति से मैं नहीं मिला। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स सबसे मिला, लेकिन वो की है कि एक तो वहां पे एक हमें लिमिटेशन टाइम मिलता है किसी से भी मिलने का। बिल्कुल। वहां पे सिर्फ हम अपने अचीवमेंट्स को दे पाते हैं। दूसरी चीज ये कि आज अगर मैं किसी सिलेक्टर का नाम ले लेता हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा फिर। अच्छा। क्योंकि उनको, अब मैंने इस फील्ड में 12 साल दे दिए, तो कम से कम मेरे जुबान पे 1200 सिलेक्टर्स के नाम है जिन्होंने मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे या मेरे प्लेयरों से या मुझसे लिया पैसा लिया आपसे। बिल्कुल लिया। मेरे क्रिकेट के टाइम में, इन शूटिंग टाइम मैंने बिल्कुल, क्योंकि जब मैं एज एन शूटर जब मैं सोच रहा था तो जब तो मेरे पास काफी नॉलेज थी कहाँ पे मेरे को क्या मूव देने, कहाँ पे मेरे को क्या करना है, लेकिन जब मैं क्रिकेट के टाइम में था तब मेरे को कुछ नहीं पता था। तो इन सब चीजों की वजह से आज का भी टाइम ये है, करप्शन तो देखिए हर चीज में है, सिलेक्शन से लेके आपके फ्लाइट टिकट बुक करने तक। अच्छा। आज भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ऐसे स्पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल टाइक्वांडो, उनकी इंडिया टीम जाती है बाहर तो वो प्लेयर से पैसा लेते हैं। अच्छा। जबकि आपके पास MYS का फंड आ रहा है, लेकिन फिर भी आप प्लेयर से पैसा ले रहे हैं। तो प्लेयर मेहनत करे या प्लेयर पैसा को इकट्ठा करे और फिर प्लेयर को आपके सामने हाथ पैर जोड़ना पड़े, तो ये चीजें तो आई थिंक एक प्लेयर से नहीं होगा। जैसे सुनील छेत्री जी ने बोला था कि अगर आप प्लेयर हैं तो आपको अपना 100% देना है। आपके दिमाग में रीजन नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे को नहीं खिलाया, वो अच्छा प्लेयर था, भगवान नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते, नहीं, ये सब एक एक्सक्यूज है। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि अगर फाइनेंशियल आप सही नहीं हो तो उसमें तो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो फिर कहां से तैयार होंगे? मैं ये जानना चाहता हूं कि खिलाड़ी कैसे बनेगा? उसको जब पैसा उसका नहीं है, मिडिल क्लास का कोई बच्चा है, वो उससे अगर मान लिया गया जैसा आप बता रहे हैं, तो मैं पहले इस पे बात करूंगा। आप ये बताइए कि
कैसे मांगा जाता है पैसा, किस तरह से आदमी कैश लेता है, क्या करता है? कैश कोई भी सिलेक्टर या टीममेट्स या टीम का ऑनर कभी भी कैश पैसा नहीं लेता। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल एक टीम में मेरे को जाना है, उसमें डिमांड है 10 लाख रुपए की, तो मुझसे कभी वो पैसे के लिए नहीं बोलेंगे, वो मुझसे किसी फॉर्म में पैसा लेंगे, लाइक गोल्ड लेंगे या कोई कार ले लेंगे, जिससे उसको ये लगे कि हाँ ये 10 लाख रुपए की है। और दूसरी चीज ये कि मैं अपने कोच को अगर कार देता हूँ तो वो होगी गिफ्ट। तो गिफ्ट सबकी नजर में वो क्या हुआ, गिफ्ट। लेकिन वो तो मुझे रियलिटी पता है ना कि मैंने वो कार क्यों दी। गिफ्ट के पीछे भ्रष्टाचार है। हाँ, तो गिफ्ट तो वो सबके नजर में आ गया कि इन्होंने ये सिलेक्ट हो गया है तो इसने अपने कोच को एज एन गिफ्ट दिया। अच्छा। लेकिन आप उस गिफ्ट के पीछे देखिए ना कि उस एथलीट ने क्या फेस आउट करा है। सोना भी लेते हैं। बिल्कुल, वो कोई ऐसी चीज लेंगे, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंसिव चीज, जितना उन्होंने डिमांड करा उस रेंज की वो चीज होनी चाहिए। मतलब कैश में नहीं, काइंड में लेते हैं। काइंड में लेते हैं, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके। में लेते हैं हाँ कि हाँ हमें हम करप्ट नहीं है, हम करप्ट नहीं है, हम द्रोणाचार्य हैं। हाँ, और ये हमको अंगूठे की तरह भेंट किया है इसने। नहीं, बहुत सारे, अगर हम इंडिया में बात करें तो बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद जो बहुत से कोचेज से मैं मिलता रहता हूँ तो बहुत से ऐसे कोचेज हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, वो तो होता है, देखिए अच्छे और बुरे सब जगह लोग होते हैं, लेकिन अगर इस तरह के, मुझे लगता है कि बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज देखिए स्पोर्ट्स को भी एक तरीके से बिजनेस के माइंड में देखा जाता है। आईपीएल देखिए, कहाँ आईपीएल 200 करोड़ में होता था और आज आईपीएल 70,000 करोड़ में हो रहा है। हाँ। तो ये बहुत सारी लीग्स हैं, इंटरनेशनल लीग्स हैं, फुटबॉल की लीग्स हैं, तो ये एक बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट ठीक है। लेकिन बिजनेस है, ठीक है, लेकिन एक मध्यम वर्ग का खिलाड़ी अगर उससे 5 लाख रुपए का गोल्ड मांग लिया जाएगा, जिसके पास जूते नहीं है दौड़ने के लिए, तो 5 लाख रुपए बेचारा कहाँ से लाएगा? वो स्पोर्ट्स छोड़ेगा, उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं। उसने स्पोर्ट्स को 10 साल दिए, वो 10 साल पीछे तो जा नहीं सकता, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। तो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। फिर वो कोई नौकरी करेगा, फिर वो स्पोर्ट्स से उसका बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो जाता है, फिर वो स्पोर्ट्स के लिए गलत हो जाता है। फिर अगर वो गलती से अगर कभी 5 लाख रुपए लाके वो अपने दे दे, उनको कुछ दे दे, घर मकान गहना माँ का बेच के कहीं से ले आए, कुछ दे दे, फिर उसके बाद मेडल आ जाए, मेडल जाने के बाद वही कोच सबसे पहले सामने आएगा, ये मेरा प्लेयर है, इसको मैंने सिखाया है, इसको मैंने ऐसे करा है। तो ये चीजें चलते आ रही हैं, ये आई थिंक ये बंद होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि हर घर में एक प्लेयर है। बिल्कुल है, हर घर में एक प्लेयर है। आप इस वे को सही कीजिए, हर घर में आपको प्लेयर मिलेगा। और मैं कहता हूं कि जितना चाइना या चीन जितना वर्क करती है अपने प्लेयर्स पे, हम उसका अगर 50% भी कर लें तो हम हर ओलंपिक्स में 50+ मेडल दे देंगे। मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाइना में जो जीरो टॉलरेंस है ना करप्शन को लेकर के, वो इस देश में मुझे लगता नहीं कि अगले 100 साल में भी होगा। क्योंकि यहां पर करप्शन लोगों के रगों में घुस गया है, नेताओं की बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पॉलिटिशियन बेईमान है, लेकिन बहुतायत पॉलिटिशियन और जो कोचेज हैं, वो आपसे जैसे बात कर रहा हूं, उनके सब के अंदर पैसे का लालच इतना भर गया है कि जब तक सख्त कानून नहीं होंगे ना आपके देश में करप्शन को लेकर के, तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। यहाँ के लोगों का ये है कि कानून बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। तोड़ने के लिए तो कहा जाता है, हर चीज की काट, हर चीज है। बड़ा बड़ा आप वकील कर लीजिए, आप अरबों रुपए खा जाइए, बिल्कुल, और बड़े वकील खड़े कर लीजिए, आपका केस चलता रहेगा, आप जमानत पे घूमते रहिए, उस पैसे से, उस चोरी के भ्रष्टाचार के पैसे से आप देश विदेश घूमते रहिए, बंगले बनाते रहिए, गाड़ियां में घूमते रहिए, जीवन कट जाएगा आपका, मर जाएंगे, फैसला नहीं आएगा आपका। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन इस सरकार से लोगों ने उम्मीद की थी, मोदी सरकार से, कि आएगी तो कुछ करेगी। अब जो आप बता रहे हैं, इस चीज को अगर कोई सुनेगा तो उस पर मुझे लगता है काम करना चाहिए, ऐसी उम्मीद करना चाहिए। काम वो जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि ये बहुत अशेम्ड फील करने वाली बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद भी हम 50 मेडल नहीं लेके आ पाते अगर दुनिया में। अच्छा, आप शूटिंग करते हैं तो पिछले कुछ समय में, जैसे मैंने कहा, कि चीजें बदली हैं, तो जो नए शूटर तैयार हो रहे हैं, जिनके अंदर ये जज्बा है करने के लिए कुछ कि मैं करूंगा, जो खुद को तैयार कर रहे हैं, वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर करते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते? डेडिकेशन, डिसिप्लिन और 100% ना देना। अच्छा, आज के टाइम का सबसे बड़ा जो हमारा डीमोटिवेट चीज है वो है फोन। हाँ, आज बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आते उसके हाथ में चाहिए फोन, और बहुत से इंटरनेशनल स्कूल से जिन्होंने फोन भी अलाउ कर दिए। हाँ, कर दिए।
बहुत और है। दूसरी चीज ये कि एज एन एथलीट अगर मैं बोलूं तो एज एन एथलीट मेरा पूरा फोकस मेरे गेम के ऊपर होना चाहिए। मेरा एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मेरे को इस साल नेशनल चैंपियनशिप खेलनी है तो खेलनी है, मेरा फोकस उसके लिए होना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। यंगस्टर्स के सामने रिलेशनशिप या फिर कोई वो किसी अदर एक्टिविटीज में भी घुस जाते हैं। आज लोग ये चाहते हैं कि हमारे मल्टीपल ऑप्शन हो, हम स्पोर्ट्स भी करें, हम डांस भी करें, म्यूजिक भी सब कर लें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको किसी एक चीज पे अपना 100% देना पड़ेगा। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हाँ, तो ये वही है कि आप जब तक अपना 100% नहीं देंगे तब तक आप किसी चीज में निकल नहीं सकते। ये तो सीधा सा एक पॉइंट है। लेकिन आज के टाइम पे एथलीट्स गलतियां क्या कर रहे हैं कि लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्योंकि धीरे धीरे वेदर भी बदल जाता है। अब जैसे गर्मियां बहुत होने लगी, पहले के टाइम में इतनी गर्मियां नहीं थी। जैसे आज के टाइम पे लोग ना थोड़े लेजी हो गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब क्रिकेट की बात मैं करता हूँ, पहले बॉलिंग मशीन नहीं थी, पहले बॉलर बॉल डालता था। हाँ। आज के टाइम में क्या आ गई, बॉलिंग मशीन आ गई। बॉलिंग मशीन, बॉलर्स कहाँ गए? उनके पास तो समझ आ गया ना। हाँ। उनका मन करेगा तो डालेंगे, नहीं करेगा तो मशीन लगा दी, बॉल डल रही है। बिल्कुल। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी एक अपनी जगह अच्छी चीज है, लेकिन शायद अगर हम इस लेजीपन को छोड़ें तो हम अच्छा कर सकते हैं। ये तो है, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है। मैं इस पर भी बात करूंगा। मेरे पास कुछ दिमाग में सवाल हैं इस डिस्ट्रैक्शन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने इतने मेडल्स जीते, आपने डेडिकेशन के साथ काम किया, तो कोई ऐसे 5 पॉइंट बताएं जिसे हर शूटर को हर हाल में फॉलो करना ही चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं है। ऐसे कोई 5 पॉइंट्स जो हों लाइफ के, खेल से जुड़े हुए मैं बताता हूं। मैं फिर से अगेन वही, सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन। जिस भी चीज में, जो भी स्पोर्ट्स है आपका, उसको प्रॉपर आप डिसिप्लिन के साथ कीजिए। दूसरा डेडिकेशन, कि आप डेडिकेट हैं उस चीज के लिए। आपको कोई उठा नहीं रहा, जैसे अगर मैं शूटिंग कर रहा हूं तो मेरे को कोई उठाने ना है कि अरे तेरा टाइम हो गया एकेडमी का, उठ के एकेडमी जा। मतलब कि मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ वो चीजें। हाँ। मेरे अंदर डेडिकेशन नहीं है। विजन मेरा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ मेरे को ओलंपिक्स अगले साल खेलना है। मेरा एम, मोटो बिल्कुल क्लियर करके मैं चलूं। मैंने एक टेबल बना लिया कि मेरे को 1 साल में एशियन गेम्स खेलना है, 2 साल में कॉमनवेल्थ खेलना है, 3 साल में ओलंपिक्स खेलना है। हाँ। मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी फॉलोअर्स को फॉलो करूंगा। जो मैंने प्लान आउट करा मैं उसको फॉलोअर्स करूंगा। तो सबसे बड़ी चीजें यही 5 चीजें हैं कि प्लेयर खुद बनता है, प्लेयर को कोई बनाता नहीं है। मेरे अंदर अगर 10% है कि मैं चीजें कर सकता हूं, तो कोच उसको 20% कर देगा, लेकिन वो पहले 10% मेरे अंदर आना चाहिए करने से पहले। मैं शूटिंग करता हूं, मेरे को कोई ये कह दे कि तू टेनिस खेल ले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में। हाँ। और मैं खेलने के लिए इच्छुक ही नहीं होंगे क्योंकि मेरे को पता नहीं है। जब तक मुझे जिस चीज के बारे में पता नहीं होगा उस चीज को मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं स्पोर्ट्स के लिए। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, एथलीट, आप शूटिंग करते हैं, एक बच्चा जो बनना चाहता है प्लेयर अच्छा, उसको दिन में कितने घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखिए, डिपेंड ऑन एज, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन कंडीशन। कभी कभी लाइक अगर किसी ने शूटिंग स्टार्ट करी है तो 2 घंटा सफिशिएंट है। अच्छा। जो मिडिल ऑफ एज में है, जिसको अच्छे कॉम्पिटिशन्स मिल रहे हैं, 4 घंटा देना चाहिए उसको पर डे। जिसके सामने कॉम्पिटिशन्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि सारे स्पोर्ट्स में अगर मैं 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे 4 घंटे रेस्ट भी चाहिए। अच्छा। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चीज ये कि जो आज के एथलीट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, या मेरे टाइम में भी हमने भी बहुत, ये कंटिन्यू गलतियां चल रही है कि हम जितने देर स्पोर्ट्स खेले, हम 5 घंटा खेल रहे हैं तो हमें 5 घंटा प्रॉपर रेस्ट चाहिए, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। अच्छा। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट चाहिए। जो बॉडी आपकी 4 घंटे कंटिन्यू वर्क कर रही है, क्या आप उसको 4 घंटे रेस्ट नहीं देंगे? बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको दोबारा से 4 घंटे करना है नेक्स्ट डे, तो आपकी बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए और उस कंडीशन में रहनी चाहिए कि क्योंकि अगले दिन आप उस चीज को कर पाए। तो जितना खेलना है उतना रेस्ट भी हमें देना है। अच्छा,
ये जरूरी है, रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्ट बहुत जरूरी है। आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को रेस्ट के बिना वो नेक्स्ट डे परफॉर्म नहीं कर पाएगी उस तरह से, तो आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होगी कहीं भी जाए। आप अपनी शूटिंग एकेडमी भी चलाते हैं, एक शूटिंग क्या मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी मैं कहूँगा उसको चलाते हैं, तो जहाँ कैसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस है उसका? बेसिकली हम स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं चलाते, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। अच्छा। द नेम इज स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन। मैंने इसको 2017 में स्टार्ट करा था ऑन पेपर। वैसे मैंने 2016 से स्टार्ट कर दिया था, ऑन पेपर 2017 से मैंने इसको स्टार्ट करा। हमारा जो विजन है वो क्लियर है कि जो चीजें मैंने फेस करी अपनी लाइफ में, स्पोर्ट्स रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड, फैसिलिटी से रिलेटेड, मैंने क्रिकेट जो छोड़ा मैंने फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन की वजह से छोड़ा, क्योंकि उस समय सिर्फ खेलना खेलना खेलना, कोई रेस्ट नहीं, कोई फिजियो नहीं, कोई न्यूट्रिशन, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैंने उन सब चीजों को देख के मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी। अच्छा। स्टार्ट करने के पीछे ये भी रीजन था कि क्रिकेट जब मैंने छोड़ा तो मैं अपने आप से बहुत ज्यादा टूट गया था कि मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है कुछ करने के लिए, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में ही टाइम दिया अपना, और मेरा मकसद था कि मैं इंडिया के लिए खेलना है मेरे को। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे माइंड में माइंडसेट ये आया कि ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, कोई अदर स्पोर्ट्स तो मैं खेल ही सकता हूँ जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज कम हो। लेकिन मैं ये सवाल करता, बताना जरूरी दर्शकों को, पहले शिवम क्रिकेट खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन अब चूंकि क्रिकेट की बात चल रही है तो यहीं बता दीजिए कि आपने क्रिकेट छोड़ा क्यों? क्रिकेट मैं एनसीए कैंप में था, तो क्रिकेट का स्टोरी मेरा बहुत अच्छा है। अच्छा। मैं आज भी मतलब बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक शिवम मावी, मेरे कोच फूलचंद सर थे, तो बहुत ऐसे मैंने बहुत सारे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, अर्जुन तेंदुलकर, इन सबके साथ मैंने क्रिकेट खेली है। अच्छा। तो क्रिकेट टाइम मेरा बहुत अच्छा था। मैंने अंडर 11 खेला, 14 खेला, 16 खेला, ऑन 19 जब मैं 19 खेल रहा था तो सिर्फ मैं 16 साल का था। अच्छा। तो उस समय लाइक मेरा सिर्फ खेलना खेलना था, मेरे पास अच्छी स्पीड थी। 16 साल की उम्र में मेरे पास 130 और 35 की स्पीड थी। बॉलिंग करते थे? बॉलिंग करता था मैं। अच्छा। मीडियम पेसर था। बहुत बढ़िया। तो उस समय मेरे पास ये था, और सिर्फ खेलना खेलना था उस समय। सबसे अगर मैंने अपने क्रिकेट को छोड़ा या मेरे से लॉस हुआ क्रिकेट, तो सबसे बड़ी चीज थी गाइडेंस, फैमिली सपोर्ट, क्योंकि ना ही मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, ना ही मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करा। और गाइडेंस बहुत बड़ा मैटर करता था मेरे लिए, कि मेरे को एक प्रॉपर गाइड करा जाए। और उस समय ना ही मेरे को फिजियोथेरेपी पता था कि मेरे को मेरी बॉडी को कैसे रेस्ट चाहिए। नॉर्मल घर का खाना पीना, कोई प्रोटीन नहीं, कोई कैरेटीन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, ना कोई फिजियो, ना कोई न्यूट्रिशन की बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, कुछ नहीं पता था मेरे को। अच्छा। तो एनसीए कैंप में क्या होता है कि खेलने से ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि खेलने से ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं। बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि हमने मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह करी, तो उस समय मेरा लेफ्ट लिगामेंट टियर हो गया। अच्छा। तो वैसे तो बॉल वॉल लगती रहती थी, तो इतना फर्क, अगर भी आज भी अगर मैं देखेंगे तो मेरी कोई भी उंगली सीधी नहीं है, सारी टेढ़ी मेढ़ी है, सिर्फ बॉल की वजह से। तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो मेरे पैर पे ऐसी लगी, तो मुझे लगा कि ये तो ऐसी हल्का फुल्का लग गया होगा। लेकिन थोड़ा देर हुआ, मतलब विदिन 15-20 मिनट्स मैं चल नहीं पा रहा था। तो मेरे कोच ने मेरे को बोला कि ठीक है आप रेस्ट कर लो थोड़ा। फिर मैं जब रेस्ट करने गया, रेस्ट करना मतलब मैं थका भी था, तो मैं रेस्ट करने लगा। जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि मेरा नी बिल्कुल फूल चुका था, स्वेलिंग आ चुकी थी। फर्स्ट टाइम मेरे पास कोई फिजियो आया, उसने देखा, उसने मूव करके देखा, तो उन्होंने बोला कि इसको अब रेस्ट की जरूरत है उनको, क्योंकि समझ नहीं आया था कि लिगामेंट टियर हो चुका है। अच्छा। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद मेरे कोच ने बोला कि, मतलब मैंने ये नहीं सुना था, ये चीज मेरे को बाद में पता चली कि उस फिजियो ने मेरे कोच को बोल दिया था कि इसका लिगामेंट टियर हो चुका है, लेकिन उसको आप बताएंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अच्छा। तो मेरे कोच ने ये बोल दिया मेरे से कि शिवम आपका इस बार कैंप नहीं, आपका नेक्स्ट टाइम कैंप है। मैं वापस आ गया तो 2-3 दिन के बाद मेरे को लगा कि ऐसे ही ठीक है, मैंने सिकाई वगैरह करी, लेकिन उससे कुछ डिफरेंस दिखा नहीं। अच्छा, तब भी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तब भी मैंने नहीं दिखाया। 2-3 दिन के बाद मैंने एक्सरे कराया, एक्सरे में भी नहीं निकला। अच्छा। वो निकला एमआरआई में जाके। अच्छा, कि मेरा लिगामेंट टियर है। देन उसके बाद मैं यहाँ सेक्टर 30 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, मैं वहां पर गया, मैंने वहां पर दिखाया। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास ऑपरेशन करने की चीजें नहीं है,
हम आपको मेडिसिन वगैरह कैल्शियम की गोली वगैरह दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने 5 से 6 लाख रुपए की डिमांड करी ऑपरेशन के लिए। ये चीज तो मैं घर में बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं क्रिकेट अपनी मर्जी से खेल रहा था, खेल में अपनी मर्जी से रहा था, उनका कभी मुझे सपोर्ट नहीं मिला। और वैसे भी जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे मतलब कि स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं था। देखना पसंद था क्रिकेट, लेकिन बनाना पसंद नहीं था, खेलना और बनाना पसंद नहीं था। तो ऐसे ही हुआ। और मैं जब मैंने अपनी माता को ये बात बताई कि मेरे पैर में ऐसा हुआ, तो मेरी मम्मी ने सिर्फ मेरे से बोला कि क्या हुआ, खिला के तुमने पैर तोड़वा लिया, इससे ज्यादा क्या हुआ, क्या मिला तेरे को, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उनका शुरू हो गया। लेकिन उस समय ये था कि शायद अगर कोई मुझे उस टाइम सपोर्ट करता तो आज मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर रहता। आज मैं मतलब नफरत तो नहीं, लेकिन प्यार भी नहीं है मेरे क्रिकेट से, क्योंकि देखकर मतलब अंदर से वो फिर से पुरानी चीजें रिमेम्बराइज हो जाती है। तो मैं थोड़ा क्रिकेट से मेरा ऐसा है। देन उसके बाद फिर मैं थोड़े टाइम घर पे रहा, लेकिन स्कूल टाइम में मैंने कबड्डी भी खेली थी, खो खो भी खेला था। तो मेरे पास काफी मतलब 5-6 स्पोर्ट्स के अच्छे नॉलेज थे। तो मेरे दिमाग में यह है कि ठीक है यार, मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैं खिला तो जरूर सकता हूँ किसी को, गाइडेंस तो जरूर दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं जहां से मैं आता हूँ वहां पर मैंने कुछ स्कूल्स में जाके स्कूल वालों से बात करी। मैंने कहा कि आप मुझे अपने स्कूल के बच्चे दीजिए, मैं आपके स्कूल में ट्रेनिंग कराऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं घर नहीं बैठ सकता, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरे में चुल रहेगी, मैं एक जगह 10 मिनट बैठ ही नहीं सकता। तो मैं चला गया। मैंने फ्री में बहुत सारे स्कूल्स में कबड्डी सिखाई, खो खो सिखाया, एथलेटिक्स सिखाए। जहां पे मैं आता था उस टाइम वहां पे स्पोर्ट्स का एस नहीं था। आज वहां से भी बहुत सारे एथलीट्स निकल रहे हैं, अच्छी अच्छी टीम्स में खेल रहे हैं। देन उसके बाद फिर ये सब हो जाने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं सिखाई तो रहा हूँ, लेकिन इनको किसी पोजीशन पे ले जाना, किसी लेवल ऑफ टूर्नामेंट पे ले जाना, ये कैसे पॉसिबल होगा। मैंने फिर मेरे दिमाग में वही आया कि यार जब मैं पैसे नहीं दे पाया तो ये तो और नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर डिस्कस करा। डिस्कस किया, मैंने इसके ऊपर पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड होती है, अच्छा, एक फेडरेशन कैसे बनती है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं उसके। देन उसके बाद जाके हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा, स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट रजिस्टर करा। फिर उसके बाद हमने लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स उससे कराने लगे। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, स्टेट टूर्नामेंट, मैराथन टूर्नामेंट। पहले तो ये था कि हम हर सैटरडे संडे एक मैराथन करते थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हर सैटरडे संडे एक मैराथन करते थे। नोएडा स्टेडियम में हम सैटरडे संडे मैराथन करते थे, जिससे कि और बच्चे आए। सारे पुअर फैमिली से रहते थे। कभी उनके लिए हमने और ज्यादा बच्चे लाने के लिए क्या कि आज के टाइम पे ठीक है, चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती है, बहुत सारी एनजीओ टी शर्ट बांट देती है या खाने का बांट देती है, कुछ भी बांट देती है। लेकिन पहले के टाइम में ये चीज बहुत बड़ी चीज होती थी कि अगर हम किसी को एक टी शर्ट देते थे तो हमारे पे बच्चे टी शर्ट खेलने के लिए आ जाते थे, या हमें टी शर्ट मिलेगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ा अपना लार्ज स्केल में स्टूडेंट का सर्कल बनाया। फिर हम धीरे धीरे हम पूरे इंडिया में एक्सप्लोर करते गए। हमने पहला टूर्नामेंट अपना हरियाणा में कराया, राजस्थान कराया, बिहार कराया। मतलब आज के टाइम में मैं कह सकता हूँ कि हर एक सिटी में हमने कभी ना कभी एक बार टूर्नामेंट करा ही दिया है। टोटल कितने बच्चे एसोसिएट हैं आपकी जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड आज के टाइम में 40 लाख बच्चे इंडिया के अंदर है। पूरे देश में 40 लाख बच्चे? 40 लाख बच्चे मल्टीपल स्पोर्ट्स में। अरे बहुत अच्छा। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास ये है इससे ज्यादा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो कहता हूं मैं, ये है मेरे पास। उसके बाद हमने टूर्नामेंट्स कराने ऑर्गेनाइज कर दिए। फिर एक 2016 में जब मैंने स्टार्ट करा, उसके बाद 2017 एक साल का हमने पूरा इसके ऊपर वर्क करा। लेकिन उस समय फिर से मेरा माइंड बदला, क्योंकि मैं उन एथलीट्स के बीच में रहता था। मेरी उम्र कोई कोच की थी नहीं, मैं कोच के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कहा यार ये लोग कर रहे हैं, मैं कैसे नहीं कर सकता। मैंने कहा मुझे भी करना है अब तो। फिर मैंने फिजिकल एजुकेशन के 12th क्लास की बुक पढ़ी। मैंने देखा कि कौन से स्पोर्ट्स में कितनी फिजिकल एक्टिविटीज है, किसमें क्या है क्या नहीं। सबसे पहले मैंने ट्राई करा आर्चरी। अच्छा। आर्चरी में मेरे को कुछ समझ आया नहीं। क्यों समझ आया? क्योंकि उसमें भी प्रॉपर आपका शोल्डर एक्टिव होना चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मतलब अकॉर्डिंग टू आर्चरी और शूटिंग में बहुत एक्सरसाइजेस के भी बहुत डिफरेंस है। आर्चरी में पूरा मूव चाहिए बॉडी का, शूटिंग में इतने मूव्स नहीं चाहिए। देन उसके बाद, और स्कूल टाइम में मैं क्या थोड़ा सा बदमाश भी था। अच्छा। तो उस समय जब मैं फर्स्ट टाइम रेंज में गया तो मैंने पिस्टल उठाई। तो मतलब देखकर एक वो लगता है ना कि यार चलानी है, चलाकर मजा अंदर आएगा। से मजा आता है। हाँ, मजा आएगा। बस
वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने पिस्टल उठाई, मुझे अच्छी लगी, मेरे से पूछा गया कि मतलब, और आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम में 4 शॉट्स ट्राई करे थे जिसमें मेरा एक शॉट परफेक्ट था। अच्छा। तो जो मेरे कोच थे उन्होंने देख के बोला कि तू कर सकता है। मैंने कहा देखो भाई, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, कर दूंगा, लेकिन पैसे मैं आपको सारे दूंगा आपके। और उस समय भी एकेडमी की फीस 6000 थी महीने की। 2017 की बात मैं कर रहा हूँ। महीने की 6000 रुपए, और जिसमें 4 दिन क्लासेस थी बस हफ्ते में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम अभी एक काम करो, तुम 2000 दे दो, बाकी तुम दे देना बाद। मैंने कहा ठीक है, 2000 दे के कुछ नहीं होगा। हमने फिर 2000 दे के फिर हमने स्टार्ट करा। फिर मुझे अच्छा लगने लगा करके, मुझे मतलब मजा आने लगा करके, कि मतलब मुझे मन लगता था करने में। और सबसे बड़ी बात है, स्पोर्ट्स में आपका मन जरूर लगना चाहिए, कुछ भी स्पोर्ट्स में करने के लिए। आप जबरदस्ती कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। और शूटिंग क्या है, एक बोरिंग स्पोर्ट्स है। आपको एक ही पोजीशन में 1 घंटे तक खड़ा रहना है। अच्छा। आसान लगता है देखने में, लेकिन जब आप करने जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि शूटिंग क्या है। बहुत इजी लगता है कि खड़े होकर हाथ चला दिया, कर दिया, शूट खत्म। लेकिन फिल्मी स्टाइल में गोलियां मारनी है बस। लेकिन ऐसा नहीं है। उस खड़े होने में, उसके हाथ सीधे रखने में ही वही उसकी मेहनत है। और उसकी आंखें, हम लिप्स कर देते हैं अपनी आंखें, लेकिन शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आप अपनी आईज ब्लाइंड नहीं कर सकते, ब्लिंक नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करती है शूटिंग। हाथ आपका शेक नहीं होना चाहिए, हाथ शेक नहीं होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल डेडिकेट रहनी चाहिए, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टारगेट जो है, टारगेट इतना बड़ा है, उसमें 10 सर्कल है, 10 मीटर से आपको देखना है। तो अगर पॉइंट से सोचे आप तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखने में बस आसान लगता है। तो यही है कि सारे स्पोर्ट्स मुश्किल है, देखकर कोई नहीं कर सकता जब तक आप ऑन फील्ड करेंगे नहीं, जब तक आपको इजी नहीं पता चलेगा। कोई ऐसी हार आपने फेस की हो अपने इस करियर में जो आज तक नहीं भूल पाए, मतलब उसका अफसोस अभी भी है कि यार ये नहीं होना चाहिए मुझसे लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ कभी? मेरे साथ तो कभी शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन राउंड में बाय लक मुझे बहुत से चांसेस मिल गए। मुझे लगता था कि मैं इसको नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने उसमें मेहनत नहीं करी थी। लेकिन मैं उस समय KFC के लिए खेल रहा था, तो उन्होंने पैसा लगाया मेरे ऊपर। तो उनका ये कहना था कि हम सिलेक्ट करवाएंगे एनी हाउ। अच्छा। लेकिन मेरा ये कहना था कि यार, मैं अपने गेम से तो सौदा नहीं करूंगा। मतलब उनका कहना था कि हम बाय हुक और बाय क्रूक, पैसा, सिफारिश, किसी भी तरह करके हम आपको खिलाएंगे। हाँ। लेकिन मैंने अपने मैनेजर को यही बोला था कि मैं अपने गेम से सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने गेम से सौदा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने ईमान से सौदा कर रहा हूँ। मैंने अपने स्पोर्ट्स को 12 साल का, जिसको मैं पूजता हूँ, जिससे मेरे को लोग जानते हैं, जिसका मैं खाता हूँ, मैं उसमें छेद तो कभी नहीं करूंगा। तो वहां पे भी हमारी बहुत सारी लड़ाई वगैरह हुई। फिर उन्होंने बोला कि हम आपका टर्म कैंसिल कर देंगे, हम आपके डेडिकेशंस को हटा देंगे, मतलब तो बहुत सारी चीजें। पर वो मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ का एक लूज वो था कि मैंने वहां पे गलत डिसीजन लिया था बस। नहीं, लेकिन ठीक है, इंसान की जो इनर सोल कहती है, जो अंतरात्मा जो है, मुझे लगता है उसी पे काम करना चाहिए। आप चले भी जाते और आप फिर वही आप उसके बारे में सोचते, तो मैं जीता नहीं, मैं हारा ही। हाँ, हार जाते आप। मैं वो टूर्नामेंट हारा ही। हाँ, बस ये था कि मतलब मैं एक तरीके से फंस गया था। मैंने उनके साथ एग्रीमेंट कर रखा था, मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। मैं छोड़ता तो जितना मैंने उनसे लिया नहीं, उतना उससे ज्यादा मुझे देना पड़ता। तो मतलब मैं कंडीशन में फंस गया था। बस वही हुआ कि मेरे को ये पता था कि मैं रिजल्ट दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे से अच्छे प्लेयर्स थे वहां पे। अच्छा। मुझे खुद से नहीं लग रहा था कि मैं वहां पे खेल भी पाऊंगा, नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। तो यही हुआ एंड ऑफ टर्म। खेलों को लेकर जो बदलाव आया इस देश में, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के आने के बाद थोड़ा चीजें बदली हैं, और रवैया जो है अधिकारियों का वो भी थोड़ा चेंज हुआ है। तो क्या इसका बेनिफिट आप ये मान रहे हैं कि खिलाड़ियों तक पहुंच रहा है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रहा है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से स्पोर्ट्स में बहुत बदलाव है। अच्छा। पहले की बात करें, अगर मैं जब से मुझे ज्ञान हुआ इन सब चीजों का, फर्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेरे लिए किरण रिजिजू सर थे। आपकी मुलाकात हुई है उनसे? हाँ। उस टाइम से मैं सभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से ऑलमोस्ट मिल चुका हूं। तो सबसे बड़ी बात कि देखिए, मेरा ये गवर्नमेंट को ये कहना है कि आप उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाइए जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में हो, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बिल्कुल थे। तो थोड़ा सा अगर आप स्पोर्ट्स में हो
तो आपके थिंक जो फील कर पाएंगे आप उस चीज आपकी थिंक जो होगी वो स्पोर्ट्स के लिए होगी। कोई डॉक्टर है, मैं उसको बना दूं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो वो उसको समझ नहीं आएगा। उसको तो बस ये है कि बस कैसे भी करके मेरे पास जितना मैंने लगाया उससे 2-3 गुना मेरे को मिल जाए, वो इस फोर्स में बैठा रहेगा। तो शायद अगर मेरा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट को अगर मैं कोई ओपिनियन दूं, वैसे तो वो देने वाला नहीं होता मैं, लेकिन अगर मैं दूं तो जितने भी बड़े बिल्कुल देने वाले होते हैं। आप अगर वोट देते हैं, वोटर हैं और आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो बिल्कुल सरकार को सलाह देनी चाहिए, और सलाह देने का हर डेमोक्रेसी में सबको हक है, वो तो है। लेकिन मेरा ये कहना है कि लाइक अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन को उस जगह पे मौका देंगे ना, या मिनिस्टर हो, और ऐसा नहीं कि आज के टाइम में बहुत सारे एमपीज स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, गौतम गंभीर, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एमपीज हैं, तो शायद उनका थिंक और एक एथलीट का थिंक बिल्कुल सिमिलर रहेगा। क्योंकि हम अगर किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि रेंज में ये दिक्कत है, उसको क्या ही समझ आएगा रेंज होती कैसी है, क्योंकि वो तो कभी रेंज में गई नहीं। और एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो क्रिकेटर हो या वो शूटर हो या फुटबॉलर हो, कोई भी हो, उसको ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स का नॉलेज तो रहता ही है। भले वो खेला नहीं होगा, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, सबका रहता है। तो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने फंड का भी कैपिटल बड़ा करा। अच्छा, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे। मुझे जहां तक पता है, विंटर गेम्स हमारे इंडिया में कभी नहीं हुए थे, नहीं होते थे। विंटर गेम्स होने शुरू हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुए, खेलो इंडिया सेंटर्स बनने शुरू हुए, बड़े बड़े स्टेडियम्स बने, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद देख लीजिए, सारे बड़े बड़े इवेंट्स वहां पे होते हैं। कैंपसेस बने इंडिया के अंदर बहुत सारे, यूनिवर्सिटीज को इन्होंने कैंपसेस के कन्वर्ट में कर रखा, बहुत सारे ग्राउंड्स बनाए। तो स्पोर्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट पूरा कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही, स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा डेवलपमेंट कर रही है। ओलंपिक्स के बारे में आपका क्या प्लान है? वो भी तो खेलना एक सपना होता है हर खिलाड़ी का, सबसे बड़ा दुनिया में माना जाता है खेल, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं उसकी? अभी कर रहे हैं, अभी तो 2028 का LA ओलंपिक्स है। उससे पहले देखते हैं, उससे पहले मेरे बहुत सारी चैंपियनशिप्स हैं, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड गेम्स हैं, तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं खेलूंगा। अब बात करते हैं हम उस टॉपिक की जिसपे अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, डिस्ट्रैक्शन की, है ना? तो क्या आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? मैंने देखा आपके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप भी रहते हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव? एक्टिव का इन द सेंस कि पहले मुझे सोशल मीडिया अच्छा लगता था, लेकिन जब से मेरे साथ सीन्स क्रिएट हुए, तब से मतलब सोशल मीडिया में एज अ बिजनेस यूज करता हूँ, एज अ पर्सनल कभी मैं यूज नहीं करता। अच्छा, आज मुझे खोले हुए आई थिंक हो गए होंगे 10-15 दिन। अच्छा, मैं नहीं खोलता। तो टीम हैंडल करती है? कौन करता है? टीम हैंडल, हाँ टीम भी हैंडल करती है, कभी कभी मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, अगर मैं आपको एक सीधे से वर्ड में अगर सोशल मीडिया बताऊं, सोशल मीडिया इज इक्वल टू शोशेबाजी। हाँ, वही है, वही रह गया है बस। हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए लोग यूज करते हैं, उसमें स्टेटस डालना है, स्टोरी डालना। हाँ। तो मुझे भी ये लगता है कि जो सोशल मीडिया है आज की जनरेशन के लिए, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गई है। और तो क्या आपके लिए भी कभी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया इसमें? हाँ, जब मेरे आई थिंक 4.5 लाख फॉलोअर्स थे, तो उस समय लाइक फोटोज पे गंदे गंदे कमेंट्स। अच्छा, गंदे गंदे कमेंट्स, बिहारी, ये वो, फलाना ढिमकाना। तो कहीं ना कहीं मैं वो पढ़ के बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था कि शायद मैं ये सब चीजें डिजर्व भी नहीं करता। मैंने तो अपने देश के लिए किया जो किया। मैंने कभी किसी से ना ही 2 पैसे मांगे, ना ही मैंने किसी को 2 पैसे देने की इच्छा रखी इन सब फील्डों में। लेकिन शायद सोशल मीडिया से मेरे को एक पॉपुलैरिटी भी मिली, सोशल मीडिया से। कोविड के टाइम में सोशल मीडिया से ही लोगों ने मेरे को जाना। सोशल मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन जितना दिया नहीं उससे ज्यादा मुझसे छीन लिया। जो मेरी इज्जत थी, जो मेरे एक रैपो था, वो मेरी रैपो लोगों की नजर में गलत हो गई। क्योंकि मैं कोई भी, फॉर एग्जांपल, मैं कैसी भी फोटो स्टेटस पे डालूं तो लोगों का नेगेटिव रिप्लाई आता था। और नेगेटिविटी तो हर चीज में है। अब पॉजिटिव भी करेंगे तो भी नेगेटिविटी है। तो उसके बाद से हमने क्या करा, अपने सोशल मीडिया का कमेंट्री सेक्शन ऑफ कर दिया। अच्छा, ना रहेगी भैंस ना बजेगी बांसुरी। हम अपने मर्जी से फोटोज डालते थे। और उसके बाद भी मेरे को बहुत सारी कंपनी से मैनेज करा। मैंने कहा सीधा सा मेरा एक चीज है, मैं ये कमेंट सेक्शन कभी नहीं खोलना चाहता, क्योंकि मैंने पहले बहुत चीजें फेस करी। दरअसल क्या है कि
जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, जो हमें रियल देख लेते हैं, हमारी रियलिटी देख लेते हैं, आप वो जाके सोशल मीडिया पे पेस्ट कर दे रहे हो कि तू तो दुकान चलाता है, तू गलियों में रहता है, यहाँ दिखावा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे दिमाग में घुस रही थी। मैंने कहा कि अच्छा है, ज्यादा घुसने से पहले कि इसको अगर मेरे पास ऑप्शन है तो हमने इसको हटा दिया। ट्रोलिंग होती है बहुत ज्यादा, हर चीज में होती है। कोई ऐसी ट्रोलिंग जो आपको किया गया और ट्रोल और वो बहुत आपको चुभी हो आज तक? क्या ट्रोलिंग? बिहारी, अच्छा, बिहारी बोल के ट्रोलिंग, शायद अब मुझे कोई बिहारी बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सवाल करने वाला था आपसे कि बिहार का बिहारी शब्द को थोड़ा सा हेय दृष्टि से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा मतलब क्यों है इसके पीछे? ऐसा कि मतलब बिहार को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, बिहार को लेके मेरी बहुत अच्छी सोच है और जहां से मैं आता हूं मैं बहुत गर्व करता हूं। बी से बिहार, बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, तो ए से आर्यभट्ट। तो मतलब बिहार एक पूरा कॉन्सेप्ट है। आप जितने भी बड़े बड़े डेजिग्नेशन देखेंगे, IAS IPS, हर जगह आपको बिहार मिलेंगे। हर कंपनी में CA आप देखेंगे तो मैं कहता हूँ 80% बिहार के लोग मिलेंगे। ठीक है। और इस बिल्डिंग को भी अगर मैं बात करूं तो किसी ना किसी एक बिहारी ने जरूर इसमें इन्वॉल्व रखी होगी। बिल्कुल, लेबर होगा, मिस्त्री होगा, कोई ना कोई कुछ भी हो। ठीक है। तो लेकिन हम बिहार के लोगों ने, हमारे में एकता नहीं रही कभी। यही मेरा सवाल है कि अगर इतना टैलेंट है बिहार में, उसके बाद भी अगर आप समाज में इस तरह से नाम लिया जा रहा है, तो ये तो बहुत सोचने की जरूरत है इस चीज को लेकर। देखिए, धीरे धीरे उन सब चीजों पे भी बदलाव आ रहा है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये, देखिए मैं इतना नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ आपको कि बिहार में लोगों में एकता नहीं है। अगर मैं दिल्ली NCR के लोगों की बात करूं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें आप देखिए बिल्कुल एकता है। कहीं भी कुछ भी हो जाए, ये मेरे रिलेशन है, ये मेरा, मतलब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ। और और अगर हम दूसरे धर्म की बात करें, मोमडन्स की बात करें, हाँ, बिल्कुल एकता है। हाँ। तो बिहार में ऐसा एकता नहीं। बिहार में क्या है कि अगर मैं IPS बन गया तो मैं आपको कभी IPS बनना नहीं देखना चाहता। ईर्ष्या की भावना जिसे कह सकते हैं आप, कि कोई मेरे बराबर ना आ जाए या मुझसे आगे ना निकल जाए। दूसरी चीज क्या कि बिहार में कुछ रह नहीं गया। अब धीरे धीरे बिहार डेवलप हो रहा है, लेकिन बिहार से सारे के सारे लोग मेट्रो सिटीज में आ गए, मतलब माइग्रेट कर गए, सब कर गए। बिहार को किसी ने जाना ही नहीं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लीची बिहार से जाती है, मुजफ्फरपुर में होती है। फिर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो बिहार एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। मखाना बिहार में, मैं मखाना ही बोलने वाला था। मखाना, नालंदा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट, गया, हमारे बिहार में क्या नहीं है? सब कुछ हमारे बिहार में। लेकिन लोगों, अब बिहार का कॉन्सेप्ट कैसे बदला था, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो बिहार का कॉन्सेप्ट ऐसे बदला कि बिहार से लेबर क्लास लोग बहुत आए बाहर, बिहार और बंगाल से। बंगाल को छोड़ देते हैं, बिहार की बात करते हैं। बंगाल का ही पार्ट था बिहार भी। हाँ, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, सब एक बिहार में आ जाते थे। यहां से लेबर क्लास लोग आ गए मेट्रो सिटीज में। पहले लोग दिल्ली से ज्यादा प्रेफर करते थे पंजाब, क्योंकि बिहार में खेती थी। खेती पंजाब में थी, दिल्ली में तो खेती है ही नहीं है तो। हाँ, ठीक। तो लोग पंजाब प्रेफर करते थे। पंजाबियों ने बिहारियों के साथ क्या करा, पूरी हिस्ट्री सबको पता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वहां से बेचारों को भगाया गया। फिर बिहार के लोग मुंबई गए। मुंबई में बिहार, आप नॉर्थ इंडियंस के साथ क्या होता है, आप मराठी में नहीं बोल रहे थे तो आपको मारा जा रहा था। वहां पे बिहारियों के साथ ऐसे हुआ। बिहारी फिर दिल्ली आए, लेबर क्लास में हमारी काउंट होने लगी। हर चीज में अगर कोई रोड पे बाथरूम कर रहा है तो वो बिहारी है। हाँ, मतलब गाली जैसा शब्द हो गया था, गाली हो गया, ये बिहारी है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन मैं पूरा गर्व करता हूं कि मैं बिहारी हूं, लेकिन उससे पहले मैं गर्व करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे बिहारी होने में कोई गर्व नहीं है, लेकिन मुझे हिंदुस्तानी होने में गर्व है, भारतीय होने पर, भारतीय होने में गर्व है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार, मैं कहीं भी खेलने जाता हूं तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं बिहार का हूं, मैं ये बोलता हूं कि मैं हिंदुस्तान का, भारत का हूं। सही बात है ना? तो मेरे लिए तो देखिए वो कुछ मैटर नहीं कर रहा, लेकिन एज एन बिहारी मैं ये जरूर कहता हूं कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आने वाले टाइम में लोगों को ये पता, जो लोग आज गाली दे रहे हैं बिहार को, आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा कि बिहार क्या है। और एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि कोविड के टाइम में आपने देखा था यहाँ लोकल में आधे से मतलब 70% जो
रेंटेड हाउसेस थे, बिहारी के पास थे। हाँ, खाली हो गए थे सब, खाली हो गए थे। क्या हाल हुआ था यहाँ के लोगों का? नहीं, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो जाता है लोगों का, यहाँ जो रहते हैं लोग। फिर आपने देखा ना हाँ, कि अगर बिहार की तरफ चला गया था तो आपका क्या हाल हुआ था। तो बी रिस्पेक्ट, वो भी एक इंसान है, वो आपके लिए जो घर बना रहा है, जो मकान बना रहा है, बाद में आप उसको गाली दे के भगा दे रहे हो। बिल्कुल। तो ये सब चीजें तो शायद गलत है, और गलत है ही है। गलत शायद क्या गलत है, आप अपनी मेंटालिटी किसी के को साथ भी बदलिए। डिस्क्रिमिनेशन करना तो गलत है। आप बात कर रहे थे कि आजकल जो यूथ है जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसके डिस्ट्रक्शन की बातें कर रहे थे हम लोग। उसमें एक पॉइंट था सोशल मीडिया का, दूसरा पॉइंट था रिलेशन का। तो आपकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा जिससे आप कभी डिस्ट्रैक्ट हुए खेलों? हाँ, मेरी लाइफ में रिलेशन रहा। मेरी लाइफ में 2.5 साल का रिलेशन रहा। उससे मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन उस रिलेशन से मैंने बहुत चीजें सीखी। पहले मुझे कभी कुछ ब्रांड नहीं पता था, क्योंकि मेरी फैमिली ने कभी ना ही ब्रांड देखा, ना ही मेरे को ब्रांड पता था। मिडिल क्लास से आता था, लिमिटेड पैसों में सारी चीजें करनी पड़ती थी। तो उनके आने के बाद मैंने ब्रांड जाना, एक इंसान को कैसे जाना जाता है वो जाना। मतलब कि उनके आने के बाद लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हुई। दुनिया को मैंने समझा कि दुनियादारी क्या होती है, क्योंकि मैं उस घर में ही रहता, मैं कभी उस घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो बाहर आके उन्होंने मेरे को सारी चीजें दिखाई, क्योंकि वो काफी अच्छे नॉलेज में थी मेरे से। उन्होंने मेरे से पहले उस जगह को, इस क्षेत्र को देख रखा था कि क्या ब्रांड है, क्या लोग हैं, क्या दुनियादारी है, क्या मतलब होता है। मतलब कहना चाहते हैं कि आप पैसे वाले परिवार से थी, वेल टू डू फैमिली। वेल थी। तो उनसे मतलब मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। दैट्स इट। रिश्ता खत्म क्यों हो गया फिर? इसका मेरे पास भी आंसर नहीं है। नहीं है, कुछ गलतफहमियां जीवन, गलतफहमियां बोल सकते हैं, या फिर बेटर ऑप्शन बोल सकते हैं। आपके लिए बेटर ऑप्शन है, उनके लिए बेटर ऑप्शन, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से था। एंड ऑफ द टर्म में आपको जब रियलिटी ऑफ पर्सन पता चल जाता है तो शायद आप ये सोचते हैं, और आज का टाइम भी वही है कि एक इंसान हमेशा बेटर टू बेटर के लिए सोचता है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है लड़कों के साथ में। और प्यार जो कहते हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूंगा, लेकिन प्यार तो इंसान से होता है, उसके सोशल स्टेटस से नहीं होता मुझे लगता है। और अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज की कमी रहती है इंसान को। देखिए, कमी तो कुछ भी नहीं थी। और अगर मैं बातें करूं तो जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी, उस यूनिवर्सिटी में मैं एज अ चीफ गेस्ट जाता था। तब और क्या चाहिए इंसान को? लेकिन अब वही कि हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं रख सकते। नहीं, रिश्ता तो कभी जबरदस्ती होता ही, रिश्ता हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। एक आदमी के एफर्ट डालने से नहीं चलेगा वो। और मैं मानता हूं कि बेटर है कि वो चीज खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ा टाइम आपको अफसोस होगा, थोड़ा टाइम आपको हर्ट होगा। लेकिन ये है कि एक टर्म में जाके आपको रियलाइज नहीं होगा कि शायद मैं ये डिसीजन लेता तो ये गलत होता मेरे लिए। तो मैं उन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ जब आप इससे गुजर रहे होंगे, तब डिस्ट्रैक्शन होता है। मैसेज आया, कोई कुछ दिमाग में घूम रही है, आप कोई इवेंट में हैं, आप किसी राउंड में गेम खेल रहे हैं और आप पता पड़ा। तो जब रिश्ता ऐसा होता है तो यहाँ पर टेंशन आती है इंसान के, तो वो आपके गेम को इम्पैक्ट करते ही करता है, आपके काम को, इधर गेम और जॉब कुछ भी हो। तो ऐसा होता होगा ना। जब मैं उनके साथ था तब वो भी मुझे सपोर्ट करती थी। उनका भी ड्रीम था कि मैं कुछ अच्छे मेडल्स दूं इंडिया के लिए। जब तक वो थी सब कुछ अच्छा था। जो बिगड़ा उनके जाने के बाद बिगड़ा। उनके जाने के 1.5 साल तक मतलब मैंने किसी इवेंट में, कोई मैंने इवेंट नहीं करा, कोई मैंने टूर्नामेंट नहीं खेला, कोई मैंने अपना बिजनेस ग्रो नहीं करा, नथिंग। मतलब उसके उनके जाने के बाद 1.5 साल ही कह सकता हूँ कि मेरा एक वो वीक पॉइंट था। लेकिन ठीक है कि शायद वो निकल गया टाइम तो अच्छा ही रहा, क्योंकि जितना मैं मतलब अपने आप को और देता, क्योंकि वहां उस जगह से निकलना, जिस इंसान के साथ हम पूरे टाइम है, उस इंसान से निकलकर दूसरे इंसान को चूज करना, वो भी बहुत बड़ा डिफिकल्टी चांस होता है। चूज कर लिया दूसरे को? नहीं, ऐसा नहीं चूज करा, बिकॉज मैं कभी चूज करना भी नहीं चाहता। आई एम ऑलवेज वेटिंग। अच्छा, अब इसमें आता है कि आपने तो, चलिए आप तो निकल गए, कि स्पोर्ट्समैन के साथ क्या प्लस पॉइंट होता है कि वो उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे यूथ जो है वो फंसे हुए हैं इसी, अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसी रिलेशन की वजह से। रोज लड़ते हैं, कोई कुछ करता है, मैसेज, ब्लॉक, ये वो,
उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, रिलेशनशिप हो या माँ बाप हो, दोस्त हो, आपका बिजनेस हो, सब एक जगह जाके रुक रहे हैं, पैसा। आप अपने गोल के लिए अगर डेडिकेट नहीं है, या इधर आप बिजनेसमैन है, इधर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उसके लिए डेडिकेट नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जिसके साथ आप हैं वो आपके साथ डेडिकेट है? बिल्कुल। आपके पास खर्च करने के लिए ही कुछ नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके साथ रह लेगी? आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके साथ रह लेगी? जो इंसान, मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बोलना चाहता हूँ कि जो लड़कियां अपने घर पे बोल के आती हैं कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ और वो जा रही हैं किसी और लड़के के साथ, तो क्या वो लड़की दोबारा अपने घर पे ये बोल के नहीं आ सकती कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ और किसी और लड़के के साथ नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल जा सकती है। तो पहली चीज तो रिलेशनशिप का ट्रस्ट लेवल एक अपर लेवल पे होना चाहिए। ट्रस्ट ब्रेक आपका जहां हो रहा है, और दूसरी चीज ये कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ, पैसा है तो लड़कियां हैं, पैसा है तो फेम है, पैसा है तो नेम है, सब कुछ पैसा ही है। और पैसा कमाने का आपने जरिया अगर खो रहे हैं, धीरे धीरे आप दूसरी चीज की तरफ जा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल, आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, आपको उस लड़की ने डिमांड कर दिया कि मेरे को ये चाहिए, आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो आप उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे खुश रखूंगा। भाई वो तेरे से चीज मांग रही है, वो तो लाके देना उसको, फिर तो तेरे को अपना समझ आएगा ना कि पहले इंपॉर्टेंट क्या है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, रिलेशनशिप के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, आपको जीवन जीने के लिए भी पैसा चाहिए, जीवन मृत्यु के बाद भी पैसा चाहिए आपको। आप एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा कि बिहार में, मैं तो बिहार से हूं तो मुझे बिहार का पता, इधर का नहीं पता, कि जितना एक लड़की के शादी में पैसा खर्च होता है उतना एक मृत इंसान के मरने के बाद पैसा खर्च होता है। क्योंकि ये चीजें मैंने, अभी मेरी कुछ टाइम पहले दादी गुजर गई थी, तो मैंने वहां पर देखा कि कम से कम 6 से 7 लाख रुपए हमारी दादी के गुजरने के बाद खर्च हुए उनके ऊपर। बिल्कुल हुए होंगे। तो पैसा कितना इंपॉर्टेंट है यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए। मतलब हर रिश्ता जो है उसकी जो फाउंडेशन है, हाँ, वो पैसा है, वो पैसा ही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है। प्यार, अच्छा मैं, ठीक है आप मेरे से इतने देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ, प्यार क्या है? मेरी नजर में प्यार की डेफिनेशन ना हर एज, हर परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती है। जब आप टीन एज होते हैं तो आपको पैसे से, करियर से कोई लेना देना नहीं होता, वो आप प्यार करते हैं, वो ट्रू लव होता है आपका। उसका जब आप थोड़ा और बड़े होते हैं ना, तो आपको प्यार जो लगता है, प्यार के साथ इंसान कितना सक्सेस होगा लाइफ में, क्या करेगा, उसका सोशल स्टेटस क्या है, ये सब भी देखना पड़ता है। और जब आप 35 के ऊपर जाते हैं तब आपको समझ में आता है, या 30s के ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, प्यार कुछ नहीं होता है। जीवन तब चलता है जब आपकी जेब में पैसा हो और आपका सामाजिक स्तर मजबूत हो, तब आप काम कर पाते हैं। तो ऐसी चीजें, एक वो जो आपने बोला ना, सिनेरियो हमेशा बदलता रहता है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि शादियां, लव मैरिज कर लेते हैं लोग, उससे पहले क्या कि दिन में 2 घंटे मिले, हफ्ते में 4 दिन मिले, सब बहुत गुडी गुडी रहता है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जब घर चलाने की बात आती है, जब आपको EMI देने की बात आती है, जब आपको डे टू डे की ग्रोसरीज खरीदने की बात आती है, तब वो प्यार कहीं गायब हो जाता है कि मैं ही करूं सब। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है, हाँ, कि सब मैं ही करूं, तुम क्यों नहीं कर सकते, या तुम क्यों नहीं कर सकते, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे पहले ऐसे, आप कैसे हो गए? एग्जैक्टली। तो वही रीजन है कि पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्यार करने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। ये लाइन आपने अच्छी बोली कि प्यार करने के लिए पैसा होना चाहिए आपको। आजकल तो बड़ा, अभी ट्रस्ट लेवल की बात कर रहे थे हम, ट्रस्ट लेवल तो बड़ा जीरो हो गया। मैं कोई इसमें जेंडर बायस्ड नहीं हो रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें प्यार पर से ट्रस्ट ही खत्म हो गया लोगों का। लड़कियों ने मार दिया अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, और बेवजह मार दिया, क्योंकि किसी और से प्यार करती थी, उसको पाने के लिए उसको मार दिया। अभी रिसेंटली केस ने, इंदौर का रिसेंटली केस सुना, उससे पहले मेरठ का। लड़कियां शादी करती हैं, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर मर्डर हो गया पति का, करवा दिया, उसमें उन पे आरोप आया, एलिगेशन लगे। मैं नहीं जानता सच क्या है, लेकिन एलिगेशन लगे। तो क्या है, इसकी वजह क्या हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया रिलेशंस में? देखिए, मैं इन सारे शब्दों का आपको एक, जैसा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, हम अभी लड़कियों के साथ से ज्यादा लड़कों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, खतरा आ गया, उनके खतरा आ गया है। तो
मैं उसके ऊपर ही आपको बोलना चाहूँगा। सुरक्षित है गुलाब तुम टहनियाँ संभालो, सुरक्षित है गुलाब तुम टहनियाँ संभालो, लड़की तो बहुत बचा लिए देश वालों, कुछ लड़के भी बचा लो। वाह। तो लड़के के साथ ही अब गलत चीज़ें हो रही हैं, तो शायद गवर्नमेंट को भी इन सब चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए। अभी जो मेरठ वाला भी कांड हुआ, हाँ। थोड़े टाइम तक वो हाईलाइट रहा, हाँ। बंद हो गया बिल्कुल। और अगर हम दिल्ली का वो रेप वाला चीज़ देखें, दामनी वाला, निर्भया पूरे टाइम तक चला, तो शायद अगर आपके सामने दिख रहा है प्रॉब्लम कि लड़के प्रॉब्लम में हैं और लड़कों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, डेडिकेट दे, उसके अंदर कुछ कंडीशंस रखें और कोई ना कोई, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में रिलेशनशिप के ऊपर भी कोई ना कोई एक टर्म बनाना जरूर चाहिए इस गवर्नमेंट को। देखिए थोड़े बदलाव तो आए हैं, वो भी लॉ की वजह से नहीं, कोर्ट की वजह से जरूर आए, जिसमें लग रहा है कि हाँ लड़के बेचारे विक्टिम हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम रही है शुरू से, पहले जो होता आया उसके आधार पे पुरुष को हमेशा अत्याचारी माना गया है कि वो महिला पर अत्याचार ही करता है। लेकिन मैं ऐसे एनजीओ को भी जानता हूं जो पुरुषों के लिए काम करते हैं, जो उनकी फाउंडर है, मेरी उनसे बात होती है, ऐसे लाखों केस उनके पास हैं इस देश में, जो महिलाओं के सताए हुए लोग, जिन पर बेवजह के मुकदमे हैं, रेप के मुकदमे, एट्रोसिटी के मुकदमे, डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे, छेड़छाड़ के, तो ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन अब इस देश की परंपरा है, कानून ऐसे हैं कि पुरुष हमेशा गुनहगार माना जाता है और वो चल रहा है। तो ये ठीक है कि इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि समय के साथ चीजें बदल रही हैं, कानून बनेंगे या कोर्ट बनाने पर मजबूर कर देगा सरकार। हाँ बिल्कुल, बनाने ही चाहिए इसके ऊपर कि अगर आपको किसी रिलेशन में रहना है तो सेम फील्ड के ना हो, सबसे बड़ी बात, डिफरेंट हो। क्योंकि सेम फील्ड में, अब फॉर एग्जांपल मैं सीए हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी सीए है, तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हमेशा से रहेगा, अगर उसकी सैलरी 90,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है, मैं डिसरिस्पेक्ट तो वही हो गया पहली चीज, क्योंकि मेरी सैलरी उससे ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन मेरी कम है। और दूसरी चीज क्या कि खुदा ना खास्ता कभी हमारे इंडिया से सीए ही चले गए, सीए की जॉब खत्म हो गई, हाँ, तो इम्पैक्ट आएगा डबल उस पे। तो शायद अगर दोनों फील्ड में अलग अलग रहेंगे, एक तो टाइम कम मिलेगा साथ रहने का, जो दिन का एटलीस्ट 12 घंटा तो है, 12 घंटा तो वो बंदा और वो लड़की या लड़का अपने ऊपर पूरा प्रॉपर ध्यान देंगे। 12 घंटे में से 1 घंटे लंच में बात कर सकते हैं, लेकिन शायद वो 12 घंटे उनके आने वाले 12 साल बदल देंगे। तो ट्रस्ट लेवल तो आज के टाइम में बिल्कुल है ही नहीं। शायद ट्रस्ट लोग आजकल अपने माँ बाप पे भी नहीं करते, क्योंकि बहुत से केसेस में तो माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं। तो ट्रस्ट तो देखिए सबसे बड़ी बात कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया, उसके बाद मेरे परिवार ने मेरे को नाम दिया, मैं जो कर्म करूंगा, मैं कितने भी करोड़ की मैं संपत्ति अर्ज लूं, डजंट मीन मैं उसको साथ लेके नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ तक कि मैं कोई एक गोल्ड का कॉइन भी लेकर नहीं जाऊंगा, कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। मैं बिना कपड़े के आया था और मैं बिना कपड़े के ही जाऊंगा। जब मैं आया था तो मुझे व्हाइट कलर का कपड़ा पहनाया गया था, जब मैं जाऊंगा तब भी मुझे व्हाइट कलर का कपड़ा कफन पहनाया जाएगा। लेकिन मेरे आने से और जाने से पहले की ये जो बीच की जर्नी है, मैंने इसमें क्या कर्म करा है, ये मेरे जाने के बाद अगर लोग मुझे याद रख रहे हैं तो वो मेरा कर्म है। तो आए थे हम बिना नाम के, जाते हैं हम नाम लेके, बस यही लेके, सिर्फ हम अपना नाम लेकर जाते हैं और कुछ लेकर नहीं जाते। आपके पेरेंट्स, मुझे पता चला कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं छोटा सा, तो ऐसे में जो आपकी जरूरतें थी स्पोर्ट्स की, उसको उन्होंने कैसे पूरा किया? फाइनेंशियली बहुत मुश्किल होता है कैसे मिडिल क्लास के लिए, तो कैसे पूरा किया? कभी भी पूरा नहीं करा उन्होंने, वो आज भी पूरा नहीं करते। अच्छा। आज पहले क्या था, पहले मेरे पास कोई टर्म नहीं था कुछ करने का, कोई स्टेटस नहीं था मेरा, कोई सोर्स नहीं था मेरे पास, लेकिन उसको मैंने मेहनत करी। शायद जैसा आप मेरे को आज देख रहे हैं, आज से मेरे 10 साल पुरानी फोटो देख लेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं वही हूँ। अच्छा। मैं खुद, जिसने मेरे को इस फील्ड में 10 साल पहले देखा है, वो आज यही बात कहता है कि यार मुझे भरोसा नहीं था कि तू कर देगा। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि जो मैं करूंगा सबसे अलग करूंगा।
मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया में रन करी, सबसे अलग करी, बिल्कुल सब सारे कॉन्सेप्ट से अलग करी। आज हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं एथलीट्स के लिए, द नेम इज खेलोग्राम। हम एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, वो भी हम सबसे अलग कर रहे हैं। वर्ल्ड में ऐसा किसी ने प्लान आउट ही नहीं करा जो हम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे पता है कि मैं आज सक्सेस नहीं होऊंगा, 2 साल में नहीं होऊंगा, 5 साल में नहीं होऊंगा, लेकिन इतना पता है कि जो मैंने सोचा मैं 5 साल 10 साल में कर दूंगा और ऐसा करूंगा जैसा किसी ने नहीं किया। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जाते जाते आप जो यंग खिलाड़ी हैं, जो किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, चाहे क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, शूटर में हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, उसे जीत का कौन सा मंत्र देना चाहेंगे? एक आप कुछ लास्ट। जीत का मंत्र मैं ये देना चाहूंगा कि देखिए, लोगों के पास पैसे बहुत हो जाते हैं तो उनके पास ईगो आ जाता है। एक एथलीट के पास मेडल बहुत हो जाते हैं तो उसमें ईगो आ जाता है, क्योंकि उसके सामने पॉपुलैरिटी, फेम, नेम सब कुछ दिखता है। तो शायद आपने मेडल जीतने से पहले जैसे आप थे, आप मेडल जीतने के बाद अगर आप वैसे ही रहेंगे ना, तो लोगों का प्यार, आपकी मेहनत, लोग वो याद रखेंगे। मेडल से पहले जितनी भी मेहनत आपने करी, आपको वो अगर लोगों के दिमाग में लाना है तो आपको मेडल के बाद वैसे ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग उसी से याद रखेंगे। मेडल जीतने से पहले नीरज चोपड़ा भाई को कोई नहीं जानता था। बिल्कुल। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा भाई को सब जानने लगे। बिल्कुल। वो मेडल जीतने के बाद क्या कर रहे हैं तो वो सबको पता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि वो उससे पहले क्या करते थे, आपको पता है? कोई नहीं जानता, नाम तक नहीं जानता। तो आप वो पुरानी चीजें कैसे याद करवा सकते हैं कि आप आज क्या कर रहे हैं? वो मैटर कर रहा है कि आज आप डाउन टू अर्थ हैं या नहीं है। और आज आप हवाबाजी में हैं तो लोग आपको आज याद रखेंगे कि यार इसको तो कहीं से सपोर्ट मिल गया होगी, कहीं से पैसा मिल गया होगा, किसी का पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिल गया होगा। तो ये कि मेरा ओवरऑल प्लेयर को यही कहना है कि आप प्लेयर हैं, आपने मेहनत करी है, उस मेहनत को बचाना है तो मेहनत कंटिन्यू रखिए। नेम आ जाए, फेम आ जाए, पैसा आ जाए, उसको छोड़ दीजिए। हार्दिक पांड्या क्या हुआ, सब जानते हैं, स्टोरी सबको पता है ऑलमोस्ट। तो ये सब चीजें हैं कि आप जैसे हैं वैसे उसी पैरेलल वे में कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। तो शिवम जी से हमने बात की और मैं चाहूंगा कि जो इनकी संस्था है शिवम जी की, जिसमें 40 लाख बच्चे पूरे देश से जुड़े हुए हैं, अगर आपके अंदर भी टैलेंट है और आप कुछ खेलना चाहते हैं, इनकी जो संस्था है वो अलग अलग खेलों में बच्चों को ट्रेन करती है, उनकी मदद करती है। तो मैं नंबर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो भी ट्रायल हो जो हो उसमें आप शामिल हो सकते हैं और संपर्क करके। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के जो वीडियोज हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। आप देखते हैं लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका हमें समय देने के लिए। उम्मीद है कि आपने जो बातें बताई, जो स्पोर्ट्समैन है, जो बनना चाहते हैं, एस्पिरेशंस हैं जिनके अंदर, वो कुछ सीखेंगे और कुछ करेंगे और शायद आपसे संपर्क भी करेंगे लोग, तो उनको मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।